किसी एटम मुल्क में एटम पावर जिसके पास हो उस मुल्क में घुसकर मारना ये छोटे करेजा का काम नहीं है। इसके लिए बाघ का करेजा चाहिए और वो नरेंद्र मोदी के पास है। जिसका बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा। तो आप इसको कह रहे हैं कि 71 से कमतर लड़ाई ये नहीं है? 71 से बहुत बड़ी, 71 से बड़ी लड़ाई है। 71 में जो लड़ाई थी वो पाकिस्तान सेना से थी। उनके पास एटमी पावर नहीं था, एटमी ब्लैकमेलिंग नहीं था, लेकिन एटम मुल्क रहते हुए भी घुस के मारा, चढ़कर मारा, बोलकर मारा, चहट कर मारा और उनका दम निकाल कर रहे। जो अनाउंसमेंट आया वो ट्रंप की तरफ से आया। आप एक हिंदुस्तानी के तौर पे पहले और फिर उसके बाद आप पार्टी पॉलिटिक्स सोचिएगा, आपके लिए वो सरप्राइज एलिमेंट था यानी झटका था? यानी व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये नॉर्मल डेलीगेशन नहीं, ये देश के लिए, ये टीम इंडिया है। और उसमें विदेश मामलों की जिसका लीडर बनाया है, वो लीडर कौन बने? शशि थरूर। कांग्रेस को अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं था। विदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब देश का सवाल था, यूएन जनरल असेंबली में जाना था, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को लीडर ऑफ डेलीगेशन बना के भेजा गया था। तो कहाँ एतराज किया किसी ने? किसी ने? बीजेपी ने कहा कि नहीं, वाजपेयी जी को क्यों भेज रहे हो, अडवाणी जी को भेजो, तो जोशी जी को भेजो। असदुद्दीन ओवैसी साहब वो वही कहेगा जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उन्होंने किया तो स्पेशल थैंक्स तो इसके लिए नहीं किया जा सकता। ये तो फर्ज है, जिम्मेदारी है। उन्होंने किया, अच्छी बात है इसके लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जो आपकी पार्टी बार बार कहती भी है, संसद तक में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि हम पीओके लेके रहेंगे, तो इस पर तो बड़ा गोल्डन मौका था, छोड़ क्यों दिया? आज पॉडकास्ट के लिए हमने एक बार फिर से शाहनवाज हुसैन साहब को बुलाया है और बुलाने का मकसद साफ है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो संदेशा पूरी दुनिया को दिया, पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, उस पर क्या हुआ कि जब हमने ये फौज ने हमारी जो कार्रवाई की सरकार के निर्देश, सरकार के फैसले के बाद, थोड़े दिन तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है धीरे धीरे उसमें सियासत भी गर्म हो रही है। तो शाहनवाज साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि भारत ने इस बार जिस इंटेंसिटी के साथ कार्रवाई की, उसकी दुनिया का जो भी इंसान, जिस किसी ने भी देखा है, जान सब हक्का बक्कर भाई 4 दिन में कैसे पाकिस्तान को आपने कदमों पे झुकने के लिए, लेटने के लिए मजबूर कर दिया। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक से फिर राजनीति भी शुरू हो गई। मैं चाहूँगा कि पहला कमेंट आप ओवरऑल मुझे ये बताइए कि इस कार्रवाई से आपकी नज़र में देश को क्या हासिल हुआ और उसके बाद फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है, ये दोनों चीज़ शुरू में बताएं, फिर मैं आगे सवाल करूँगा आपसे। देखिए, 22 तारीख को जब पहलगाम में घटना घटी तो धर्म पूछ कर मारा गया, कलमा पूछ कर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया और नफरत की बयार बहाने की कोशिश की गई। ये देश और देश का नेतृत्व इतना सक्षम है कि जो साजिश की थी पाकिस्तान ने, ISI ने, कि इससे पूरे मुल्क में हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएंगे, हम बटे नहीं, हम कटे नहीं। बहुत बड़ी साजिश थी। हम एक रहे, सेफ रहे। और प्रधानमंत्री जी तो सऊदी अरब में थे, अपना दौरा छोड़कर आए जी। हमारे मिथिला के झंझारपुर में आए जी। और वहाँ से पंचायती राज सम्मेलन में एक संदेश दिया कि जो आतंकी हैं उनको ऐसी सज़ा देंगे कि कल्पना भी न की हो। ऐलान करके मारा। और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करके पाकिस्तान का पानी बंद किया, एयर स्पेस बंद किया, बॉर्डर सील किया, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और सेना को खुली छूट दी। खुली छूट ऐलान करके दिया कि हमने सेना को खुली छूट दी है कि वो एक्शन लेगा। आतंक के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करे। जी, ये सेना को छूट दी। बिल्कुल। पाकिस्तान को ये लगता था कि वो न्यूक्लियर स्टेट है। ऐसे तो हमने पाकिस्तान को एक बार सर्जिकल स्ट्राइक में एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ उसको एयर स्ट्राइक करके मारा था। उसकी नाक बची हुई थी कि एटॉमिक स्टेट है, वो एटॉमिक ब्लैकमेलिंग करता था।
और वो हमने इस बार तोड़ दिया है। इस बार जो जवाब मिला, 9 आतंकी उनके अड्डे उड़ा दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। उसके अंदर जो IC-814 का अपहरण करता था वो भी मारा गया, बड़े बड़े आतंकी मारे गए। और उसके बाद जब उसने कोशिश की ड्रोन हमारे तरफ फेंकने की, तो हमने उसके 11 हवाई एयरबेस उड़ा दिए। 100 से ज़्यादा तो आतंकी मरे, लेकिन 50 से ज़्यादा एयरफोर्स और सेना के पाकिस्तान के जवान ढेर हुए। तो पाकिस्तान को जवाब मिला और ये पाकिस्तान पूरा घुटने पे आ गया। ठीक है, सर्वदलीय बैठक हुई, सब लोगों ने कहा हम साथ हैं, और उसमें जो टाइम लगा, क्योंकि सेना एक दिन में कार्रवाई नहीं करती है, टाइम लेती है, तो कांग्रेस पार्टी ने राजनीति शुरू कर दी। सिद्धारमैया ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, उनके आबकारी मंत्री ने कहा कि फिर ड्रामा होगा। भक्त चरण दास ने बयान दिया कि इन्होंने पुलवामा के वक्त में भी ड्रामा किया था, अभी भी करेंगे। और अजय राय जो कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो राफेल को खिलौना बता रहे थे, खिलौना, नींबू मिर्ची, और नींबू मिर्ची टांग कर कह रहे थे ये खिलौनों का उपयोग कब करोगे। हमारी सेना ने दिखा दिया कि नेतृत्व में दम हो तो वो एटम स्टेट हो तो हो। ये दुनिया में ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। 2 एटम कंट्री जब बराबर की 2 एटमी ताकत हों और वो घुसकर मारे, ये पहली घटना है विश्व की। यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, हमास इजराइल वॉर हो रहा है, हूती से हो रहा है, या ईरान से इजराइल का मिसाइल अटैक एक दूसरे पे हुए जी। लेकिन ये पहली बार हुआ जब वो एटमिक ब्लैकमेलिंग हमने नहीं सही और पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया, सीज फायर मांगा, तो हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, सीज फायर डीजीएमओ के बाद वो सेना को बताते हैं, फिर आर्मी चीफ सरकार को बताते हैं, वो निर्णय सरकार लेती है। अब वो निर्णय लिया, और जब निर्णय ले लिया तो ठीक है, कई मुल्क के डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया उससे पहले, लोगों को लगा कि शायद उन्होंने करा दिया, लेकिन देश के लोगों को किस पर यकीन है? अपनी सेना पर, डीजीएमओ पर यकीन है या विदेशी लोगों पर यकीन है? इस पर अब राजनीति होने लगी है। कोई राजनीति की जरूरत नहीं है, पूरा देश एक रहा, एकजुट रहा, सब ने एक आवाज़ में आवाज़ बुलंद की कि हम 140 करोड़ भारतीय एक हैं, एकजुट हैं। हमने ताकत से पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा किया है। पाकिस्तान एक नापाक मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है उनको जो जवाब देना चाहिए वो जवाब दे दिया। हमारा इरादा वहाँ की पब्लिक पर, आवाम पर हमला का नहीं था। वहाँ की मिलिट्री जो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट पे भी नहीं था, हमें तो सिर्फ पाकिस्तान के ठिकानों पे हमला करना। लेकिन जब ड्रोन आने लगे जिन एयरबेस से, उन पर भी तो जवाब देना ही था। बिल्कुल। तो जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था, रावलपिंडी उनका स्टेडियम उड़ा दिया, उनके नूर खान एयरबेस जो है उस पे हमला, जिसके बारे में उनका जो मस्खरा प्राइम मिनिस्टर है कह रहा था मैं फजर की नमाज के बाद स्विमिंग कर रहा था। अरे डर से कांप रहा था या पानी में कूद रहा था? वो बताइए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री जब मिसाइल अटैक हो रहा हो तो वो स्विमिंग करेगा? वो स्विमिंग कर रहा था, एक नई कहानी बनाई। और अब जो विपक्ष के कुछ नेता हैं वो विदेशी नेताओं के बयान पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, अपने देश की सेना के स्टेटमेंट पर कम भरोसा कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, इसमें सुनिए, इसमें 2 चीज़ है। पहला सवाल तो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। आपने अभी ट्रंप का नाम लिया ना कि ट्रंप का ट्वीट आ गया, और उसके बाद आपको उम्मीद है, यकीन है कि अपनी देश की जनता अपने नेतृत्व, अपनी सेना, अपनी फौज पे भरोसा करेगी। और ये बात देश को समझना भी चाहिए कि 2 मुल्कों के बीच में युद्ध विराम तो तभी होगा ना जब दोनों तैयार होंगे। भाई हमारे और आपके बीच लड़ाई है, जब तक हम दोनों रजामंद नहीं होंगे तब तक तीसरा कौन होता है। लेकिन
बावजूद इसके जो अनाउंसमेंट आया वो ट्रंप की तरफ से आया। आप एक हिंदुस्तानी के तौर पे पहले और फिर उसके बाद आप पार्टी पॉलिटिक्स सोचिएगा, आपके लिए वो सरप्राइज एलिमेंट था यानी झटका था यानी? मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, बोर्ड कर रहा था पटना के लिए। ठीक। तो मैं ट्विटर पे, एक्स पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने देखा, ट्वीट देखा, ट्रंप का ही ट्वीट देखा था? ट्रंप का ट्वीट देखा, लेकिन नीचे आ रहा था कि प्रेस सेना की होने वाली थी। बिल्कुल। जब दोनों देश में सहमति बनी तो हम लोगों ने यही टाइम लिया कि सेना की जो प्रेस अनाउंस है उसमें अनाउंस करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता लग जाए, आप ट्वीट कर दें, कहिए कि मेहर जी ने करा दिया, मेहर जी ने करा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ये उनको बचना चाहिए ये ट्वीट से। दो देशों को बाद में वो उन्होंने कहा भी कि इन्होंने सहमति बनाई, हमने सहयोग किया, ये कहा। बिल्कुल। तो सहयोग तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में, दो एटमी पावर के बीच में तनाव था, तो दुनिया के देश दोनों देश से बात कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के कहने पर राजी हुए। ये निर्णय सेना का और सरकार का निर्णय है, न कि ये किसी अन्य देश के नेता। ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें मैं सिचुएशन पूछ रहा हूँ, एक होता जो कि हम सब के बीच में हो कि ट्रंप साहब आए, उन्होंने कर दिया अनाउंसमेंट। दूसरा फर्ज करिए कि ट्रंप का ट्वीट नहीं आता, हमारे फौज के ऑफिसर आते, कहते कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई, पाकिस्तान कराह रहा है, दर्द से कह रहा है कि भैया बख्श दो, और हमने फैसला किया है कि सीज फायर होगा। दोनों ही सिचुएशन में भारत की इमेज और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज में कितना अंतर पड़ता है, ये बताइए आप मुझे। नहीं, देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है, उसे अपने नेता पे भरोसा है। देश का सौभाग्य है कि 56 इंच की छाती का नेता मिला है, निर्णायक नेता है। वो ऐसा नेता नहीं है जो कोई डर जाए। वो निर्णय लिया, ये बहुत बड़े कलेजा की बात है कि लाहौर के बगल में भावलपुर में अटैक कर दें, रावलपिंडी के बगल में नूर खान मुरीद के जैसे जगह जो कि आतंक के एकदम गढ़ कह लीजिए, वहां पे हमले हो जाए। बिल्कुल। ये पाकिस्तान का कोई जगह बचा नहीं जहां हमारे रडार और हमारे मिसाइल के दायरे में ना आया हो। बिल्कुल। तो लोगों को पता है, लोगों को यकीन है। पहले दिन मकसद क्या था? हमने तो कहा था आतंकी और आतंकी के पनाह देने वालों पर कार्रवाई करेंगे। तो हमने मकसद तो अचीव कर लिया। देश की जनता तो जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की और सेना की जयकार होने लगी, जिस दिन वो 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, वो जो बाद में उनके एयरबेस पे हमला किया है, जब उन्होंने टर्किश ड्रोन उड़ाना शुरू किया, तब जवाब दिया है। तो देश के लोगों को अपने नेता पर पूरा यकीन है। अब ये सही है, विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष को मौका मिला। ट्रंप के ट्वीट से उन्होंने मौका लिया, और वो तो घात लगाए बैठे हुए थे। जहां सेना के शौर्य को सलाम करना चाहिए, वहां वो विदेशी नेता को सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने किया। ये कौन दुष्प्रचार कर रहा है? जब सेना ने जो कहा, देश को उसी पर यकीन करना चाहिए। नहीं शहनवाज जी, एक बात बताइए, पूरे में जब सरकार ने, भारत ने, सरकार भी नहीं, मैं भारत की कार्रवाई कहता हूँ, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, तो विपक्ष भी आपके साथ पीछे पीछे खड़ा था। उसने कभी आपको कमर खींचने की कोशिश नहीं की, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी। और हमारे ओवैसी साहब तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिख रहे थे, और एकदम ऐसा था कि बिना किसी क्वेश्चन मार्क, कोई शक शुबह के सपोर्ट में खड़े थे। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आप उनके अंदर की देशभक्ति जाग गई जो उनको आपके सपोर्ट में ला खड़ा किया, इसके पीछे राजनीति थी? देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला हो, जंग चल रही हो, तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद ही कहना है। ये कोई कृपा नहीं है, कोई एहसान नहीं है, कोई करम नहीं है, कोई नवाजिश नहीं है। पूरे देश को एक ही रहना है, आड़ या पार। हिंदुस्तान की तरफ तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान ऑटोमेटिक मुर्दाबाद है, क्योंकि मुर्दे वहां गिर रहे थे, जनाजा वहां उठ रहा था, लाशें वहां गिर रही थी। तो अगर विपक्ष ने अच्छा रोल अदा किया तो मैं सराहना करता हूं इसका।
लेकिन आप क्रेडिट दे रहे हैं कि विपक्ष ने पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव साथ दिया आपका। उन्होंने शरारत भी बहुत की, शरारत भी की, हाँ, लेकिन देश और देश की आवाम ये मजबूर करती थी कि हमें देश के साथ रहना है, रहना ही चाहिए। याद नहीं है जब 71 की जंग में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी के लिए कितने अच्छे शब्द कहे थे? क्या ऐसे शब्द राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे क्या? इतनी बड़ी कार्रवाई की। 71 में पाकिस्तान एटम कंट्री नहीं था, अंतर यह है 71 में 90,000 सैनिक रखने के बावजूद हमने करतारपुर कॉरिडोर नहीं लिया। 90,000 सैनिक रखने के बावजूद हम शिमला समझौता में गए और हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया। आज हमने 90,000 सैनिक उस वक्त रखने के बावजूद हमने पाकिस्तान को घुटना नहीं टेकवाया। 90,000 थे उनके सैनिकों ने, ये बड़ी बात थी, उस सेना को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक की टोपी उतारकर भारत के सैनिकों के कदमों में रखवा दी। बड़ा काम किया, लेकिन टेबल पर हम जीत नहीं पाए, बॉर्डर पर हम जीते, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा और विल दिखाते तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी आ जाता। नहीं तो अब तो फिर सवाल हो जाएगा आपसे इसी बात पे। आप कहना क्या चाहते कि ये जीत जो हमारी है ये 71 से बड़ी जीत है? ये एटम मुल्क के खिलाफ नहीं, सवाल का जवाब 71 से बड़ी जीत है ये तुलना नहीं हो सकती। 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए इंदिरा जी को और सेना को बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन ये वाली जो लड़ाई थी एक एटम मुल्क के खिलाफ थी। मतलब आप इसको कह रहे हैं कि 71 से कमतर लड़ाई ये नहीं है? 71 से बहुत बड़ी, 71 से बड़ी लड़ाई है। 71 में जो लड़ाई थी वो पाकिस्तान सेना से थी। उनके पास एटमी पावर नहीं था, एटमी ब्लैकमेलिंग नहीं था, लेकिन एटम मुल्क रहते हुए भी घुस के मारा, चढ़कर मारा, बोलकर मारा, चहट कर मारा और उनका दम निकाल कर रहे, घुटने पे लाके खड़ा किया। तुलना 71 की और 65 की मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये दुनिया की पहली लड़ाई है जो एक एटम कंट्री वाला देश घुटने पर घुटना टेक कर गिड़गिड़ाया हो कि माफ कर दो, सीज फायर कर लो। ये घटना दुनिया में देखी नहीं गई। लेकिन कहा तो ये भी गया, उसको प्रोपेगेंडा ही मैं कहता हूं, कि पाकिस्तान ने घुड़की दी कि मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा जी, तो उसके बाद इसीलिए 4 दिन में, नहीं तो भारत तो जिस इंटेंसिटी से कर रहा था कार्रवाई, और जो आपकी पार्टी बार बार कहती भी है, संसद तक में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि हम पीओके लेके रहेंगे, तो इस पर तो बड़ा गोल्डन मौका था, छोड़ क्यों दिया? नहीं, हमने पहले ही कहा था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। पहले दिन जो 9 जगह हमने स्ट्राइक कर ली थी, उसके बाद हमारा करने का इरादा नहीं था हमारा। तो फिर पीओके कब लेंगे? पीओके तो हमारा ही है, लेंगे क्या वो? नहीं तो अभी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, भारत का रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश के संबोधन में कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पीओके पे होगी और टेररिज्म पे होगी। तो पाकिस्तान जिस दिन सौंप दे, अगर पाकिस्तान दोस्ती चाहता है तो आप उसके लिए खून खराबा नहीं चाहते कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए और वो आपको एकदम नहीं। देखिए, प्यार से दोगे या मार से दोगे, देना तो एक न एक दिन पड़ेगा ही। भारत का हिस्सा उसके पास है, उसको देना ही है। लेकिन तो हम तो चाहते हैं कि बातचीत के टेबल पे आए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमें दे दे और टेररिज्म से कान पकड़ के तौबा कर ले। कोई लड़ाई नहीं होगी। जो बॉर्डर है हमारा, वो बॉर्डर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बॉर्डर बन जाएगा। बस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा लौटा दो, हमारा तो कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो लौटा दो। ये बताइए कि आप सामान की बात कर रहे हैं, और हमने जो कार्रवाई की बार बार आतंक वाला ही था कि भाई बहावलपुर से लेके और मुरीदगे तक हमने उन्हीं जगहों को टारगेट किया जो कि आतंकी ठिकाने थे। इनिशियली तो हमने वही काम किया। अब एस जयशंकर जी का एक बयान आया, जिस बयान को लेकर कांग्रेस आप पे अब जाके हमलावर हो गई है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हमने की थी तो उस टाइम पर पाकिस्तान को बताया था कि तुम्हारे टेरर कैंप्स को मैं
ध्वस्त करने वाला हूँ। कांग्रेस कह रही कि जब आपने बता दिया तो इसीलिए मसूद अजहर टाइप के लोग भाग गए। नहीं, देखिए, आपने सिर्फ वही बताया या आपके उस चक्कर में हमारा नुकसान कितना हुआ, हमारा प्लेन गिर गया कि नहीं गिर गया, वो सब सारी चीज बताइए। मतलब कुछ छुपा रहे हैं आप? देखिए, पहले दिन कहा था, देश ने कहा था, और देश जो कहता है वही देश के नेता कहते हैं। देश ने कहा था बदला, ऑपरेशन सिंदूर बदला था, तो हमने तो ऐलान करके मारा, बोल कर मारा, मैथिली में कहते हैं चहेट के मारा, चहेट के मारा, कि ये नहीं कि छिपा के मारा है। तब भी उनके इतने बड़े बड़े आतंकी बचे। वो तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को पता था, आतंकियों को पता था कि भारत और मोदी चुप बैठेगा नहीं, तो भाग गया होगा, कोई झुग्गी में छिप गया होगा, कोई जाकर खबर में छिप गया होगा, तब भी तो 10 बच गया होगा। तब भी उसके परिवार के 10 लोगों को तो मार ही अरे दिया। भाई, मौलाना मसूद अजहर, मौलाना नहीं, आतंकी मसूद अजहर, मौलाना के नाम पे तो कलंक है वो। इन लोगों को तो मौलाना कहना, ये मौलानाओं का अपमान है। मौलाना लोगों को आंदोलन करना चाहिए बिल्कुल, कि मौलाना क्यों कह रहे हैं इनको। और मैं ये भी कहता हूँ, जैश मोहम्मद नाम कैसे रखा? हमारे प्रोफेट के नाम पे हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, उनके नाम पर वो रहमत बन गया है दुनिया में। उनके नाम पर कोई आतंकी संगठन रखे, इसका विरोध तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओवैसी को पहले करना चाहिए था, जमायतुल उलमा हिंद को पहले ही करना चाहिए था। बड़ी बड़ी जो रैली करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर, सीए पे, पहला आंदोलन तो ये होना चाहिए कि प्रोफेट के नाम पर कोई आतंकवादी संगठन का नाम नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान ये आप कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, दबाव पूरी दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड में ये दबाव बनाना चाहिए था। उसमें तो चूके ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर है वो चूके, कैसे नाम रख सकता है? और वो उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, 14, कोई परिवार के 10 और एलाइज 4, ऐसा कहते हैं। वो आतंकी मसूद अजहर वो फूट फूट के रोया, 14 वो करोड़ क्यों नहीं मरा? वो कहीं 14 करोड़ रुपया भी पाया है, 1 करोड़ रुपये पर पर्सन मुआवजा मिला है। हाँ, तो पाकिस्तान जो IMF से लोन लेता है वो इन्हीं को देने के लिए लेता है। ऐसे तो भूखा नंगा देश है, भीख का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब तो पानी का बोतल भी खाली लेके घूमेगा, पानी के लिए भी तरसेगा। और उसको उसकी औकात और हैसियत हम लोगों ने बताई। तो ये कहना कि आपने बता दिया, पहले बोलना नहीं चाहिए, तो हम क्या कहते? पाकिस्तान ने हमारे पर हमला किया, हम मनमोहन सिंह जी की तरह चुपचाप बैठेंगे? मुंबई में जिस तरह ताज पे, ओबराय पे हमला हुआ, उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान जैसे मज़े ले रहा था वैसे ही लेगा? ऐसा नहीं कह सकते थे। देश कह रहा था बदला लो, जिनका सिंदूर उजड़ा था वो, उनकी जो शहीदों की बेवा है वो कह रही थी बदला लो, और हमने सिंदूर मिटाने वालों को जो है जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, और ये पहला हुआ है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, किसी एटम मुल्क में एटम पावर जिसके पास हो उस मुल्क में घुसकर मारना ये छोटे करेजा का काम नहीं है। इसके लिए बाघ का करेजा चाहिए, और वो नरेंद्र मोदी के पास है, हमारी सेना के पास। बात तो आप सही कह रहे हैं कि एक देश जिसके पास की न्यूक्लियर पावर हो उस पर आप घुस के मार दें तो इसके लिए तो बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि इसका अंजाम बहुत कुछ हो सकता था। एकदम बाघ का करेजा चाहिए। तो बाघ का करेजा वाली जो बात है, इस पे डिजिटल मीडिया पे ना, जब आपका पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे और मीम में बनाएंगे कि शाहनवाज ने कहा कि बाघ का करेजा, 56 इंच के बाद नया टर्म आपने दे दिया है। खैर शाहनवाज, एक चीज़ बताइए, इस पूरे मामले में शुरू में विपक्ष भी ने भी कोई सवाल वाल नहीं किया, लेकिन एक आदमी बड़ा सरप्राइजिंग लगा लोगों को, मुझे नहीं, हो सकता है आप अपनी राय आप कभी पूछो, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब रहे। आप पिछले 15-20 दिनों में जो देखा आपने, 22 तारीख को के बाद, उसके बाद फिर जब हमने 6-7 की रात, दरमियानी रात कार्रवाई की, और तब से लेके अब तक, जरा ओवैसी साहब पे मैं चाहूँगा कि आप बताइए आपका क्या ओवरऑल टेक है? नहीं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के संसद के सदस्य हैं, भारत के। जी।
भारत की आत्मा पे हमला हुआ, भारत की बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, तो कोई भारत का संसद का सदस्य कोई भी होगा, कांग्रेसी हो, सपाई हो, भाजपाई हो, MIM का हो, वो वही कहेगा जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उन्होंने किया तो स्पेशल थैंक्स तो इसके लिए नहीं किया जा सकता। अपनी माँ से मोहब्बत और भारत माता की जय कहना या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना, ये तो फर्ज है, जिम्मेदारी है। बिल्कुल उन्होंने किया, अच्छी बात है। इसके लिए पूरे देश ने कहा, उन्होंने भी कहा। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी बड़ी जंग चल रही हो तो कोई ज्योति मल्होत्रा की तरह साजिश कर दे। ये नहीं हो सकता। जो भारत का नागरिक है, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, जो इसको जननी मातृभूमि मानता है, उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना होगा। ये उसका फर्ज है, दायित्व है। तो ये तो उन्होंने इस बीच में जो काम किया है, ये आप लोगों के लिए बड़ी असहज स्थिति, इसलिए आगे के दिनों के लिए कर सकते हैं। असहज नहीं, सुनिए ना, अब आप उनको कभी ये नहीं कह सकते कि भाई हिंदुस्तान के लिए आप नहीं सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोचो। वो तो कहेंगे मैं मुल्क के बारे में जब सोचने की बारी तब तो तुम्हें खुला ताल ठोक के किसने नहीं किया? नहीं, सबने किया। असदुद्दीन ओवैसी ने किया, ये आपको याद है, क्योंकि एक रैली में गया, उन्होंने एक नारा लगा दिया, कौन भारतीय है जिसने हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहा? कौन भारतीय है जिसने भारत माता की जय नहीं कही? कौन भारतीय है जिसने सेना के शौर्य पर गर्व नहीं किया? अगर उन्होंने किया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था उनके पास। उनके पास तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन कांग्रेस के देश में किसी के पास ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल ठीक। अब मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ता हूँ। अब जब इस बात को भारत ने जो कार्रवाई की, उसको लेकर अलग अलग प्रोपेगेंडा, अलग अलग नैरेटिव, भाई हमने तो जो किया वो बता रहे, पाकिस्तान अपनी अलग कहानी दुनिया को बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान की कहानी का जो एक तरह से काउंटर कह सकते हैं या सच को सामने लाने के लिए दुनिया में ये बात जाए, अलग अलग कमेटी भी, सर्वदलीय कमेटी है, बहुदलीय कमेटी है, उसमें आप लोगों ने शशि थरूर साहब को US के लिए साथ लिया और कहा कि यही हमारे जो है एक तरह से टीम लीडर बन के जाएंगे। उसको लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने कुछ और नाम सुझाया था, आप लोगों ने ये कर दिया, क्या चक्कर क्या है? देखिए, परंपरा ये रहती है कि जब कोई डेलीगेशन जाता है तो पार्टी के लोग नाम देते हैं। ठीक है। वो कई देश में डेलीगेशन जाता है, UN में जाता है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में जाता है, इंडो अफ्रीकन टूर में जाता है, आसियान में जाता है, सार्क में जाता है। ठीक है। तो वो नाम आते हैं, नाम जाते हैं। दल का सवाल, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये नॉर्मल डेलीगेशन नहीं है। ठीक। ये देश के लिए, ये टीम इंडिया है। जब टीम इंडिया में सिलेक्शन होता है तो कई लोग कहते हैं इसका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था, इसको लेना चाहिए, लेकिन सेलेक्टर तय करते हैं कि नहीं किसको लेना चाहिए। अच्छा। तो ये टीम बनी है। ठीक। 7 टीम है। सबसे बड़ी टीम है अमेरिका जा रही, और उसमें विदेश मामलों की जिसका लीडर बनाया है, वो लीडर कौन बने? शशि थरूर। वो UN जनरल असेंबली में रहे, UN में काम किया। बिल्कुल। पूरी दुनिया में उनके लिंक हैं। वो फॉरेन अफेयर कमेटी के अध्यक्ष हैं, विदेश मामलों के। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बेहतरीन ओरेटर हैं। उसके लिए अगर उनका नाम किया, सरकार को लगा कि देश को जरूरत है शशि थरूर को अमेरिका जाने की, तो कांग्रेस को क्यों एतराज है? अगर कोई बेटा, किसी का बेटा अगर कोई अच्छे पद पे जाए तो माँ खुश होगी या नाराज होगी? ये कांग्रेस कैसी माँ है? सौतेली माँ की तरह शशि थरूर के साथ व्यवहार कर रही। अगर वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन वो देश के सांसद हैं, तो वहां तय किया। कांग्रेस ने तो सलमान खुर्शीद का नाम नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस ने मनीष तिवारी का नाम नहीं दिया। आपने देखिए, नहीं, कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद, विदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब देश का सवाल था, UN जनरल असेंबली में जाना था, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को लीडर ऑफ डेलीगेशन बना के भेजा गया था। तो कहाँ एतराज किया किसी ने? बीजेपी ने कहा
कि नहीं वाजपेयी जी को क्यों भेज रहे हो, अडवाणी जी को भेजो तो जोशी जी को भेजो। अरे जब देश की जरूरत है तो बीजेपी ने कहा हमारे पास सबसे बेहतरीन सांसद, बेहतरीन ओरेटर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये नेतृत्व करेंगे। और गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लीडर ऑफ डेलीगेशन थे, सलमान खुर्शीद डिप्टी लीडर ऑफ डेलीगेशन थे, और यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को बेनकाब करके आए। उसी तरह अगर शशि थरूर को भेजा तो कांग्रेस को क्या दर्द हो रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कोई घूमने भेज रहे थे? नहीं, लेकिन बात तो ये है ना कि आप लोगों ने कहा, कांग्रेस ने आपको 4 नाम सुझा दिया, आपने उन चारों नामों को छोड़ के शशि थरूर साहब के एबिलिटी, क्वालिटी, उनके ज्ञान, उनके नॉलेज पे पूरे हिंदुस्तान में कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन पार्टी कहेगी कि भाई मेरे घर का मामला था, आपको कांग्रेस का एक सांसद चाहिए था। मैं कैसी पार्टी है मेहर जी जिसको देश पर भरोसा ही नहीं है? ये देश का निर्णय है, ये पार्टी का सवाल नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान हो जाए तो सिर्फ भारत माता की जय कीजिए और जो निर्णय सरकार और सेना करे उस पर यकीन कीजिए, यही होता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर राजनाथ सिंह जी ने कहा है ये रुका है, बंद नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है। 18 तारीख तक दोनों देश के डीजीओ में सहमति बनी है। उसके बीच में ये टीम जा रही है, एक टीम सऊदी अरब बहरीन की तरफ जा रही है, जापान जाएगी, जापान जा रही है, और कई देशों में जा रही है, बिल्कुल, लेकिन यूएस में भी जा रही है। तो इस टीम में कई कांग्रेस के भी मेंबर हैं और वो लिए जा रहे हैं, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो लिए जा रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो ये है ना कि आपने जैसे मनीष तिवारी जी को ले लिया, वो तो उनका जो G23 टाइप था जिसमें खफा और नाराज लोग थे। अरे भाई ये खफा कांग्रेस से थे, देश से थोड़ी थे। नहीं, ये कांग्रेस देश का सवाल है। तो इसका मतलब कि अंदर से कुछ सेटिंग है क्या? जो लोग नाराज हैं उनको आपने पुचकारने के लिए? नाराज नहीं है। अच्छा, मनीष तिवारी भी बहुत अच्छे वकील हैं। हाँ, उसमें मैं तो कह रहा हूं के मिनिस्टर रहे हैं। जिन किसी को भी समझ है उसमें, तो जिन लोगों को सलमान खुर्शीद में बहुत अच्छी समझ है, उनके गुलाम नबी आजाद साहब जा रहे हैं, आनंद शर्मा जी हैं, आनंद शर्मा जी जा रहे हैं। उसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी एबिलिटी और काबिलियत पे कोई सवाल नहीं है। इस पर आप पे कहा ये जा रहा है कांग्रेस बेवजह का विवाद पैदा कर रही है। ये टीम जाने पे कोई विवाद नहीं है। कांग्रेसी अगर कभी कोई और टीम बनेगी तो जरूर कांग्रेस से पूछेंगे। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के सेटिंग नहीं है, बीच में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस को अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? कहा यही जा रहा है ना कि जो लोग थोड़े से, जिनका मुंह फूला हुआ, जो नाराज हैं, रूठे हुए हैं, उन सबको आप लोगों ने पुचकार दिया। नहीं, कहाँ रूठे हुए? उनको टिकट दिया कांग्रेस ने। अभी वो जो 99 के चक्कर में फंसी है कांग्रेस, उसमें 99 में ये लोग भी हैं। अच्छा, मनीष तिवारी भी हैं, शशि थरूर भी हैं। ऐसे शशि थरूर तो कांग्रेस के जो कितने सांसद हैं उनको कितने को पढ़ा सकते हैं वो, लेकिन कांग्रेस पढ़ने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं। अब मोदी जी के एक मीटिंग में वो दिख गए केरल में, तो अब कांग्रेसियों के नज़र में खटकने लगे। अरे अपने आदमी पर भरोसा रखिए। अच्छा, मतलब भरोसा कांग्रेस को अपने नेताओं पे होना चाहिए, आपकी तरफ ना देखें। नहीं, ये देश का सवाल है, इसमें कोई ये सवाल नहीं है कौन गया नहीं गया। आप यही कहेंगे ये सांसद क्यों गए, रविशंकर जी गए, रूडी जी गए, फिर वो 2 और क्यों नहीं रहे, किसी की अंग्रेजी अच्छी थी वो क्यों नहीं गए, कोई हिंदी ही ज़्यादा अच्छी है फिर क्यों गए। ऐसा नहीं है। सरकार जब निर्णय करती है तो इस पर जब देश का सवाल हो तो कोई सवाल उठाना किसी को नहीं चाहिए। ये बताइए कि पूरा जो ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से अब तक जो है, आपकी नज़र में उसका सबसे बड़ा हासिल क्या है? हासिल ये है कि जो एटमी अकड़ थी पाकिस्तान की, उनको पता लग गया कि जहाँ फौज का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी, वहाँ भी बरहमोस आता है। उनको पता लग गया कि नूर खान जहाँ पे बहुत एटम जमा करके रखे हैं, ऐसे हमने उनके एटम पे हमला नहीं किया, लेकिन वहाँ भी हमारी मिसाइल की पहुँच है। उनको पता लग गया कि मुरीद के पे भी है, उनको पता लग गया कि बहावलपुर पे भी है, उनको पता लग गया कि पाकिस्तान का 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जो हमारे रेंज से बाहर हो।
ये पाकिस्तान को पता लग गया और पूरी दुनिया को पता लग गया कि भारत एक ऐसा देश है जो एटॉमिक ब्लैकमेलिंग में का शिकार नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बताइए 99 में जब करगिल हुआ था उस टाइम पर भी आप थे, पार्टी के साथ थे और अब की बारी भी थे। दोनों टाइम पे दो कद्दावर नेता आपकी पार्टी के, अटल जी और मोदी जी। चीज़ों को डील करने का जो आपने देखा उस टाइम और इस टाइम में, वो ज़रा बताइए। मैं कंपैरिजन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप वो करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, अलग अलग दौर में अलग अलग हालात में हुआ, लेकिन वो दोनों को थोड़ा समझाइए क्योंकि एक को आपने बड़े क्लोजली साथ रह के देखा होगा और दूसरे को आप इस तरह देख रहे हैं। देखिए 98 की भी जो लड़ाई थी, वो करगिल वार थी, वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा था और उस धोखे का जवाब हम लोगों ने दिया था। पाकिस्तान झूठ बोलकर आया था कि उसके सैनिक नहीं है और हम दबाव में नहीं आए थे। इस बार भी हम दबाव में नहीं आए और उनकी एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, जवाब दिया। करगिल वार में हमने अपने एरिया को खाली करा दिया, लेकिन हम उसमें उनके अंदर नहीं घुसे। इस बार एक कदम और बढ़ाया, अंदर घुस के भी मारा। उस टाइम का एक जो है ना, जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है, उससे मोदी जी की भी तुलना होती है और लोग पूछते, जैसे इंदिरा गांधी के लिए मैंने पूछा, आपने बताया भी 71 की लड़ाई, वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास क्लिंटन का फोन आया था और कहा कि भाई ऐसा है, कहा ही था, अटल जी ने ऑन किया और ऑन है कि भाई तुम्हें अगर आपको गिराना है तो गिरा दीजिए, मैं मान लूंगा कि मेरा आधा हिंदुस्तान साफ हो गया, लेकिन अगला सूरज फिर पाकिस्तान को मैं देखने नहीं दूंगा। यानी एक लीडर का कह लीजिए कि डिटर्मिनेशन और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, या ये इतना बोल्ड। आज के डेट में, आज जब आपने देखा तो आपको क्या लगा कि उसी टाइप का मैसेज पाकिस्तान के पास गया या उससे स्ट्रॉन्गर गया, किस तरह का? वैसे ही मैसेज गया, वैसा ही मैसेज है, वैसा ही मैसेज गया, करारा जवाब वैसा ही मिला। किसी के दबाव में हम आए नहीं। हम लोग तो पहले दिन जब हमने आतंकी अड्डे उड़ा दिए थे, उसके बाद हमारा एक भी मिसाइल चलाने का इरादा नहीं था। हमने मकसद पूरा किया। जहां से आतंकवादी पलते थे, जहां से आते थे, जो मैसेज देना था दे दिया, कार्रवाई करनी थी कर दिया, उनका घमंड तोड़ना था तोड़ दिया। बाद में जब ड्रोन भेजे तब इलाज किया। हमने तो पहले भी कहा था, हमारे सेना की ब्रीफिंग में था कि हम कोई उनके पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उस पर नहीं कर रहे हैं, ये तो हमने पहले ही कहा था। लेकिन अगर उन्होंने हमारे यहाँ ड्रोन भेजना चालू किया तो जवाब तो मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा।